यहां से यहां तक डेल्टा P1 है, यहां से यहां तक डेल्टा P2 है, प्रेशर ड्रॉप 1 प्रेशर ड्रॉप 2 इज इक्वल टू डेल्टा P, है ना। अब देखो यार, एक इक्वेशन हमें ये पता चल गया, एक इक्वेशन ये है Q इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 40, हमें पता है ये 40 के बराबर है, 40 ml पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यार यहाँ पे एक और इक्वेशन में लगाने वाला हूं, एक और इक्वेशन में लगाने वाला हूं, तो यार यहाँ पे ये Q था, तो मैंने Q क्या लिखा जल्दी से देखो, Q को लिखा मैंने सॉरी Q को मैंने लिखा पाई, देखो ध्यान से, पाई r raised to the power 4 अपॉन 8 ईटा l, ओके, इंटू डेल्टा P, ठीक है, ये 40 के बराबर है। अब सॉरी, है ना, ये 40 के बराबर है। अब देखो यार, यहाँ पे ये है Q1 और ये है Q2, ठीक है ना, और ये P है प्रेशर, ठीक है ना। तो यार अब मेरे को बताओ Q1 क्या है ना। अब यहाँ पे डेल्टा P1 है ड्रॉप, इस इन दिस केस यहाँ पे कितना है, डेल्टा P2 है ड्रॉप, ठीक है ना, और यहाँ पे डेल्टा P है ड्रॉप। तो अब जल्दी से बताओ ये Q1 लिखो यहाँ पे, Q1 इज इक्वल्स टू पाई r रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा l इंटू डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, है ना, इनको कंपेयर करने वाला हूं मैं। अब Q2 देखो, तो यार ये Q1 है, सिमिलरली Q2 भी लिखो यहाँ पे, Q2 क्या होगा, Q2 होगा पाई r रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा l, इसमें रेडियस, सॉरी Q2 क्या होगा, देखो Q2 जो फ्लो है वो रेडियस उसमें r/2 है, तो ये r रेज टू द पावर 4 नहीं होगा, ये r/2 रेज टू द पावर 4 होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा r/2 रेज टू द पावर 4, ठीक है, इंटू डेल्टा P2। और ये दोनों सेम है या नहीं है बच्चों, ये दोनों सेम होने चाहिए ना, Q1 शुड बी इक्वल टू Q2, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, Q1 शुड बी इक्वल टू Q2। समझ आ रहा है ना, जितना लीटर पर सेकंड यहाँ से आ रहा है उतना ही यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, Q1 इज इक्वल टू Q2। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा ना, तो यार ये दोनों सेम होने चाहिए, तो यार इसमें ये फंडा होना चाहिए कि Q1 शुड बी इक्वल टू Q2। जब आप ये करोगे, जैसे ही आपने ये किया, ध्यान से देखो, जैसे ही आपने ये किया तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा P1, है ना, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी कैंसिल्ड एंड यू विल गेट डेल्टा P1 और ये बाई 16 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा P2 बाई 16। ये इक्वेशन आ गया ना। यहाँ से जब आपने इन दोनों को इक्वेट किया तो देखो यहाँ पे 16 आ रहा है ना, तो 16 आपको समझ में आ गया ना, ये डेल्टा P2 बाई 16 आ रहा है, और वो डेल्टा P1, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 बाई 16 आ गया। और दूसरी चीज जो हमें पता थी वो थी डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, पिछले स्लाइड में देखो ये चीज भी पता थी हमें, है ना, इक्वेशन 1 लिख दो इसको, है ना। अब इसको यूज इन वन, जब आप इसको 1 में यूज करोगे, 1 क्या था, डेल्टा P1, ठीक है, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 is equals to delta P, then from here you take this 16 delta P1 is equals to delta P2, ठीक है ना। आप इस चीज को यूज करो, इसको मत करो, इसको करो 16P, है ना। तो जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 17 डेल्टा P2 is equals to delta P, या डेल्टा P2 is equals to delta P by 17। बस आपको क्या निकालना था, योर आंसर वॉज द न्यू फ्लो, Q डैश इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू Q2, इसका जो नया फ्लो है वो Q डैश है, ठीक है ना, वो दोनों, क्योंकि Q1 इज इक्वल्स टू Q2, कोई भी एक निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम होगी, है ना, तो चलो Q2 निकालते अपन, है ना, Q2, क्योंकि हमें डेल्टा P2 पता है ना, चलो Q2 निकालते हैं। तो हम लिखेंगे ओके, Q डैश इज इक्वल्स टू, देखो, है ना, Q2 लिख रहे अपन, एवरीवन फोकस, हम Q2 लिख रहे हैं, सही किया क्या, हाँ। तो देख लो यार, तो अपन ना अपना यह है एक्चुअली ना, सॉरी यार बच्चों, एक गलती हो गई यार, है ना, एक गलती हो गई है, कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, डेल्टा P1 आएगा यहाँ पे, सॉरी, हाँ ये गलती कर दी अपन ने, ये डेल्टा P1 है ना, ये डेल्टा P1 है ना, ये डेल्टा P1 आ गया आपका, डेल्टा P1 है, ठीक है। तो हम Q1 निकालते हैं, Q1 क्या होगा, Q1 विल बी इक्वल टू, देखो, पाई r रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा l इंटू डेल्टा P बाई 16, डेल्टा P1 आएगा ना वहां पे, तो आपने डेल्टा P बाई 16 यूज कर लिया, बट आपको तो ये पता है नहीं 40 है, यू नो दैट दिस इज 40, ठीक है ना,
यू नो दैट दिस इज 40। तो यार इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बाय 17, सॉरी बाय 17, ठीक है ना, बाय 17, ठीक है बाय 17। तो ये कितना हो जाएगा 40/17। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड, दिस इज द न्यू फ्लो, दिस इज द न्यू फ्लो। Q1 निकालो या Q2 निकालो। तो अब मैं आपको फिर से एक बार जिस्ट बता देता हूं कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। जिस्ट निकाल देता हूं। तो जिस्ट ये है कि आपने पहले ये लिख दिया है ना, इसका पॉइजनलीज इक्वेशन लिख दिया, खुश। फिर आप यहां से यहां तक लिखो पॉइजनलीज इक्वेशन, फिर आप Q1 लिखो, है ना। तो आपने Q1 भी लिख दिया खुशी खुशी, ये Q1 लिख दिया आपने यहां से यहां तक Q1। फिर यहां से यहां तक Q2 लिख दिया, डेल्टा P1 डेल्टा P2। तो ये दोनों इक्वेशन आपने लिख दिए। फिर आपने देखा ओके यहां पे 1/16 आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहां का फ्लो इज इक्वल टू यहां का फ्लो। तो आपका ये इक्वेशन आ गया, डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2/16। और फिर आपको ये पता था कि ये जो प्रेशर ड्रॉप है डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज द सेम, दोनों का प्रेशर डिफरेंस सेम है ना। तो फिर आपने वो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से डेल्टा P के टर्म्स में निकाल लिया, है ना। डेल्टा P1 निकाल लिया तो Q1 आ गया, Q1 निकालो या Q2 निकालो, सेम आएंगे दोनों। Q2 भी निकालोगे तो देखना सेम ही आएगा वो, है ना, 40/17 आ जाएगा। चलो अब आज के बर्निंग टॉपिक की बात करते हैं, सरफेस टेंशन। आई होप वी डिडंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। आज अब सरफेस टेंशन की बात करते हैं, एंड आज के सेशन में हम कुछ ऐसे विजुअलाइजेशंस करेंगे जिससे मजा आ जाएगा, ठीक है। एंड अगेन बी वेरी ओपन टू इट। अब सरफेस टेंशन होती क्या है? तो जो वाटर की सरफेस होती है ना उसमें कुछ टेंशन होती है, मतलब वो बेसिकली उसमें कुछ टेंशन होती है। जैसे ट्रैम्पोलिन होता है, ट्रैम्पोलिन में आप नीचे क्यों नहीं जाते, है ना। ट्रैम्पोलिन में आप नीचे क्यों नहीं जाते? क्योंकि सरफेस स्ट्रेच हो जाती है ना, वो आपको नीचे जाने नहीं देती है ना। अब जैसे ये देखो मॉस्किटो, जनरली हम पानी पे खड़े हो जाएंगे तो हम बहुत भारी हैं, हम इसको मतलब फाड़ देंगे, हम इस सरफेस को फाड़ देंगे। बट ये मॉस्किटो उतना बहुत लाइट है और उसने क्या अपना पूरा वेट 4 इस पे डाल दिया है, तो ये यहाँ पे टिक पा रहा है। तो ऐसा होता है, तो ये समझो ऐसा होता है। ऐसा भी होता है कि पानी पे, पानी की सरफेस पे या किसी भी लिक्विड की सरफेस पे अगर आपने कुछ ऐसा डाल दिया, ऐसा कुछ डाल दिया, फेविकॉल की सरफेस पे डालोगे तो बहुत आसानी से दिख जाएगा, हाँ यार चीजें फ्लोट कर रही हैं उस पे, तो आपको सरफेस दिखेगी भी, सरफेस टेंशन दिखेगी भी। बट पानी में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आपने पानी में कुछ डाला तो यार इसका वेट होगा, एक फोर्स होगा, इसका वेट mg, बट ये यहाँ पे कैसे टिका हुआ है? हाउ इज इट हियर इवन आफ्टर बीइंग ऑन द सरफेस? क्योंकि यार एक टेंशन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। तो देखो सरफेस टेंशन ऐसे ऐसे लग रहा है इस पे, इसलिए ये बंदा टिका हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ये विजुअलाइजेशन। सो दिस इज एन एक्चुअल एनिमेशन ऑफ अ मॉस्किटो सिटिंग ऑन अ वाटर सरफेस, ठीक है ना। ये वाटर सरफेस पे बैठा है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब सोचेंगे इस पे नॉर्मल कहां से लग रहा है? यहाँ से, सरफेस से लग रहा है ना। सरफेस फट नहीं रही है इसके वेट की वजह से, ठीक है ना। इसके वेट की वजह से सरफेस फट नहीं रही है। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है ना। हल्की चीजों के साथ ऐसा होता है। अब एक और फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर आप कभी पानी में ऐसे उंगली करते हो तो आप देखते हो कि हाँ यार पानी इसके साथ साथ आ जाता है। अब कुछ तो फोर्सेस लग रहे होंगे ना सरफेस टेंशन की वजह से या जो भी है फिनोमेना। इससे पहले हमने एक और चीज पढ़ी थी, वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से, उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है ना। तो वाटर में एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं देन कोहेसिव, बट मर्क्यूरी में ऐसा होता है, मर्क्यूरी अपने आप में रहता है, ठीक है ना। तो ये दोनों फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलैरिटी भी मैं आपको इस बेसिक फिनोमेना से बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है ना। चलो ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस, विजुअलाइजिंग सरफेस टेंशन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो यार ये भी एक फिनोमेना होता है। अब यार ये फिनोमेना आपको पेंट में दिख जाएगा, बट पानी में भी ऐसा होता है, ध्यान से देखो, बट वो आपको दिखता नहीं। एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट तक होता है कि जब आप पानी में कोई एक ऐसी चीज डालते हो, है ना, आपने ये अंदर डाला और जब आप निकालते हो ना तो देखो ये इनके एडहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, सरफेस टेंशन की वजह से। आप फील कर पा रहे हो कि ये इसके साथ ऐसे चिपक जाता है, कुछ ऐसे चिपक जाता है, कुछ तो फोर्स है इनके बीच में, ठीक है ना। और फिर ये टूटता है, ठीक है ना, फिर ये टूटता है। तो जितना ज्यादा विस्कस और जितना ज्यादा चिपचिपा चीज होगी ना उसमें ज्यादा दिख जाएगा ये, बट इसको फील करो। तो सरफेस टेंशन होती क्या है यार? ये प्रॉपर्टी होती है, हर लिक्विड की डिफरेंट होती है, हर लिक्विड की सरफेस टेंशन अलग अलग होती है। अब देखो जैसे ये है, ये पिन इस पानी पे फ्लोट कर रहा है, ये इस पिन पानी पे फ्लोट कर रहा है क्योंकि इसकी जो सरफेस है ना इसमें कुछ टेंशन है, इसकी सरफेस इसमें कुछ टेंशन है। जैसे ये देखो, ये सरफेस है, इस सरफेस पे कुछ टेंशन है ना, मतलब अगर मैं इस पे कुछ रखूंगा तो ये एकदम से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने चलो इस पे ना ये ऐसे रिमोट रख दिया तो देखो इस पे बैठा हुआ है रिमोट, ठीक है ना, सरफेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, गिर गया अब तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना। तो ये इस पे टिका हुआ है। अब देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन में ये जो एरिया है ये मिनिमम रहना चाहेगा। तो ये जो ड्रॉपलेट बन गई है, ये मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहेगी, सरफेस मिनिमम एरिया रखना चाहती है। सरफेस टेंशन का फंडा ये है कि सरफेस मिनिमम एरिया रखना चाहती है। अब आप बोलोगे तो सर स्फीयर क्यों बना? ये जो ड्यू होती है ये हमेशा गोल क्यों होती है? सोच के देखो, अगर ड्यू से मैं एक डिस्क बनाने की कोशिश करूं, देखो समझो इस चीज को, है ना। तो ये तो ड्यू है ना। अब अगर इसमें मैंने
एक ड्रॉप बना दी, ठीक है ना, तो इसका एरिया कुछ होगा, एरिया होगा 4 पाई आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा। एरिया सबसे कम रखना है। अगर मैंने इसको चपटा कर दिया, बिल्कुल चपटा कर दिया, बहुत बहुत छोटी विड्थ डी, लेट्स कॉल द विड्थ एज डी आर, बहुत छोटी सी विड्थ, तो ये इनफाइनाइट एरिया ले लेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर एक ड्रॉप को मैंने एक शीट बना दिया बहुत छोटी सी विड्थ का, तो एरिया इनटू दैट विड्थ विल बी दैट वॉल्यूम। वॉल्यूम कुछ है, तो अगर मैंने बहुत ज्यादा फैला दिया उसको, तो यार इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा। तो कम से कम एरिया रखना चाहता है, तो कम से कम एरिया आता है स्फीयर में, ठीक है ना, कम से कम एरिया क्यूब में नहीं आता। तो ये एक तरीका होता है समझने का, है ना, इलिप्सॉइड में नहीं आता, ये स्फीयर में ही आता है, मिनिमम एरिया स्फीयर में ही आता है, ठीक है ना। अब सुनो, चलो एक और विजुअलाइजेशन देखो। तो यार यहाँ पे ये पिन देखो, पिन है, बोर्ड पिन इसमें लटका हुआ है, बट मैं इसमें देखा ये डूब गया, तो मैं इसकी सरफेस टेंशन कम कर रहा हूं। अब देखो मेरी बात सुनना बच्चों, तो ये जो पानी है, पानी की सरफेस टेंशन कम करने के लिए मैंने एक केमिकल डाला है इसमें। आई एम पुटिंग अ केमिकल जो सरफेस टेंशन को बदल देगा। हर एक चीज की सरफेस टेंशन अलग अलग होती है। तो मैंने देखो लिक्विड डाल रहा हूं, सरफेस टेंशन कम हो रही है, और फिर ये देखो विथस्टैंड नहीं कर पाया। जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन उतना ज्यादा वेट विथस्टैंड हो जाता है इससे, समझ में आ रहा है? तो इस सरफेस टेंशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कई लोग कॉइन को भी ना फ्लोट करा देते हैं पानी के सरफेस पे। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, और उतना ही पढ़ेंगे जितना नेसेसरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और कम डिटेल में भी नहीं जाएंगे। जेईई मेंस और एडवांस तक आपके फंडे और विजुअलाइजेशन पूरे सॉलिड होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, अब देखो जो मैं अभी तक बोल रहा था ये वही है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना, द फ्री सरफेस, नीचे वाला पानी नहीं, जो फ्री सरफेस है उसमें टेंशन होती है, सरफेस में टेंशन होती है। द फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक दूसरे के बीच में टेंशन है ना, तो मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है। अब जैसे ये बैंड है, अब देखो ये बैंड है, तो ये जो बैंड है, फील करो, ये जो बैंड है ये मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है। मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं, ये वापस से मिनिमम, इसका मिनिमम ये है, ये इतना ही हो सकता है। अभी मैंने बढ़ाया, ये वापस आना चाहता है। तो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अ सरफेस टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है ना, वो इलास्टिक फील हो रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, फील हो रहा है। तो यार अब देखो ट्रैम्पोलिन हमेशा ऐसे सीधा रहता है, ऐसे नीचे भी तो रह सकता है, कॉन्वेक्स भी तो रह सकता है, बट एरिया बढ़ जाएगा उसमें। एरिया ज्यादा नहीं करना, कम करना है। सरफेस में, जिस भी सरफेस में टेंशन होगी वो अपना मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहेगा। इसीलिए देखो वाटर ड्रॉपलेट का जो सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं उसको फैला देता तो ज्यादा एरिया हो जाता। फील करो, बहुत पतली लेयर, सिलेंडर की तरह, बहुत विद वेरी स्मॉल विड्थ, लाइक अ डिस्क, है ना, बिल्कुल जीरो विड्थ होती है अगर उसकी, तो एरिया इनफाइनाइट हो जाता, ठीक है ना। ओके, इट बिहेव्स एज अ टेंशन लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सरफेस टेंशन। समझ में आ गया ना। तो ये प्रॉपर्टी जिसमें जो फ्री सरफेस होती है किसी भी लिक्विड की, वो ट्राई करती है कि उसका मिनिमम सरफेस एरिया हो, है ना। अब इसमें एक और क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है ना। अब ये क्या चीजें लिखी है वो बताता हूं। तो यार देखो, हर वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होगा, है ना। वो जो फोर्सेस होते हैं, इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट होगा। अब जैसे ये H2O मॉलिक्यूल है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह वाटर मॉलिक्यूल है, हर जगह अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पे नेट फोर्स 0 है। समझ रहे हो ना। इस वाले पे तो इसका तो सिंपल है, इस पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना, इस पे तो नेट फोर्स 0 है। बट अगर मैं टॉप मोस्ट जो सरफेस पे है बच्चों, जो सरफेस पे, अगर ये सरफेस पे होता, तो इसके नीचे बहुत सारे देखो अट्रैक्शन, तो बेसिकली नेट फोर्स 0 नहीं होता, क्योंकि अगर इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो उसको कैंसिल करने वाला ऊपर फोर्स नहीं है, तो H2O मॉलिक्यूल पे, यहां पे अगर आप देखोगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेज नेट फोर्स 0 नहीं देंगे, नेट फोर्स यहां पे 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए टेंशन प्रोड्यूस होती है ना, इसीलिए टेंशन प्रोड्यूस होती है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे तो सर नीचे क्यों नहीं जा रहा? अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो नीचे जाना चाहिए ना। मतलब आप बोल रहे हो कि सर नेट फोर्स है, देखो ऐसे, तो नेट फोर्स है इसका नीचे, ऐसे नेट फोर्स लग रहा होगा इस पे, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा? अब मैं बताता हूं नीचे क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि देखो पानी का जो मॉलिक्यूल है ना, अब ये चीज किताबों में नहीं लिखी रहती, तो ध्यान से देखना। तो जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, उस पे सरफेस टेंशन वाला फोर्स भी तो लग रहा है, तो यार यहाँ पे अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, और वो जो सरफेस टेंशन वाला पुलिंग फोर्स होता है, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो वो भी तो लग रहा है। समझ रहे हो ना। अगर ये देखो, ये वो आपका मॉलिक्यूल है ना, ये आपका H2O मॉलिक्यूल है, तो यार यहाँ पे जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो ऊपर लग रहा होगा, और इसका अट्रैक्शन वाला फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है ना। समझ में आया थोड़ा बहुत?
ठीक है ना। तो अब देखो सरफेस को, ये टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू में ये देखो सरफेस का टॉप व्यू है, तो इसमें हर H2 मॉलिक्यूल यहाँ 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 एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा होगा सरफेस पे, तो ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा मतलब फील करो इसको, है ना, खाली ऐसे बोलने के लिए नहीं बट फील करो। तो अब आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, बट यहाँ पे देयर इज अ नेट फोर्स, बट अगर मैं देखो जैसे कैपिलैरिटी हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक बहुत छोटी कैपिलरी ऐसे डालते हैं तो थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिकली, टेंडेंसी ऑफ वाटर, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और मर्क्यूरी में नीचे चला जाता है, बट वो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अब देखो यार, ये जो H2O मॉलिक्यूल है ना, तो इस पे अट्रैक्शन फोर्सेस तो ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। और ये जो सरफेस टेंशन है वो यहाँ ऐसे लग रही है, सरफेस टेंशन ऐसे लग रही है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन उसको खींच रही है ऐसे 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 ऐसे, देखो। तो इसलिए फोर्सेस बैलेंस्ड रहते हैं, इसलिए ये H2O मॉलिक्यूल भी यहाँ पे खुश है, सुखी है, और ये भी यहाँ पे सुखी है। इस पे सारे अट्रैक्टिव हैं, सारे डायरेक्शन में, ये यहाँ पे चिल कर रहा है, ये यहाँ पे चिल नहीं कर रहा है, ठीक है। इस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो ये नीचे जाना चाहता है, बट इसको सरफेस टेंशन वाला फोर्स बैलेंस कर देता है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है एक तरीके से ना, इट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, फील हो रही है चीजें। तो जब आप सवाल करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, पहले इसका एक फॉर्मूला लर्न कर लो, ठीक है ना। अब सरफेस टेंशन एक फोर्स होता है क्या? नहीं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हर मॉलिक्यूल, अब जैसे मैं बोलता था ना, पानी का कुछ सरफेस टेंशन होगा, है ना, मिल्क का कुछ अलग सरफेस टेंशन होगा, फेविकॉल का कुछ और सरफेस टेंशन होगा, हर लिक्विड का एक सरफेस टेंशन होता है। जैसे हर लिक्विड की एक विस्कोसिटी होती है, हर लिक्विड की एक डेंसिटी होती है, वैसे ही हर लिक्विड की एक सरफेस टेंशन होती है। ये नंबर है, ये खाली नंबर है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ये नंबर है ना, ये दिस इज अ स्केलर, मतलब एनीथिंग विच इज नॉट अ वेक्टर इज अ स्केलर। मैं आपको टेंसर नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि टेंसर रैंक इज समथिंग विच हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें, है ना। तो ये देखो, ये होती है सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर इसका वो होता है, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ नंबर, यू विल ट्रीट इट एज अ नंबर, ठीक है ना, यू विल ट्रीट इट एज अ नंबर। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अब ध्यान से सुनना, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि किसी भी सरफेस पे, अब ध्यान से सुनना, किसी भी सरफेस पे, बच्चों ध्यान से सुनो, किसी भी वाटर सरफेस पे अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर किसी भी वाटर सरफेस पे मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स ना, तो ये डीएफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो अब ये देखो, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर की लेंथ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, ये फॉर्मूला याद रख लो, T इज इक्वल्स टू, है ना, T इज इक्वल्स टू F बाय L, बट मैं ऐसे याद रखता हूं, द फोर्स बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू T इंटू L। TL इज द फोर्स, ठीक है ना, TL इज द फोर्स, मतलब अगर लेंथ L है तो फोर्स लग जाएगा TL। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, ध्यान से देखो, ये लेंथ है ऑन द वाटर सरफेस, है ना, इस लेंथ को मैं L बोल रहा हूं, तो ये हो जाएगा TL, ये भी हो जाएगा TL, ठीक है। समझ में आ गया? वाटर सरफेस, ब्लैक स्क्रीन पे जाते हैं, अभी भी समझ में नहीं आया बच्चों को, मुझे पता है, ठीक है ना। अब अगर ये वाटर सरफेस है, टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू ऑफ अ वाटर सरफेस, ठीक है ना, टॉप व्यू, तो ये एक वाटर सरफेस है, ये टॉप व्यू है। तो अब यहां पे अगर मैंने एक लाइन ले ली, अरे यार सॉरी, है ना, ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये टॉप व्यू है एक पानी का, और यहां पे मैंने एक ऐसे लाइन ले ली, ठीक है ना, एक ऐसे लाइन ले ली, इसकी लेंथ है L, ठीक है ना। तो इस पे अब जो फोर्स लग रहा होगा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ना, अगर इसकी सरफेस टेंशन T है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा